हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। जबकि जो क्रियाकारक स्पीशीज है उनकी सांद्रताएं अलग अलग हो। कैसे? जैसे मान लो अपने पास में दो क्रियाकारक हैं ए प्लस बी और रिएक्शन हो रही है। ये क्रियाकारक किसमें चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब माना कि यहां पर ये जो क्रियाकारक हैं कौन कौन से, ए और बी, इनकी सांद्रताएं समान नहीं है। कंडीशन क्या हो गई? इनकी सांद्रताएं क्या नहीं है? समान। मान लो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? b। और इस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन अपन कितनी मान लेंगे? 0। जब t इज इक्वल टू t टाइम पे a में से अक्स कंज्यूम हो जाता है और b में से अक्स कंज्यूम हो जाता है और यहां अक्स क्या होता है? बनता है। तो अब अपने पास में अकॉर्डिंग टू रेट लॉ बात करते हैं अपन। वेग नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार क्या है कि जो क्रियाकारक की रेट है और रेट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx बाई dt। वो किसके इक्वल है? के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इसके इक्वल है। तो यहां पर ए की कंसंट्रेशन अपन क्या है? a माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन क्या है अपने पास में? b माइनस एक्स। तो अपन क्या कह सकते हैं? इज इक्वल टू के a माइनस एक्स b माइनस एक्स। यहां a और b की कंसंट्रेशन को अपन ने रख दिया। अब देखिएगा यहां पर मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि dx, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को मैं इधर लेता हूं तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में? k dt। दूसरी तरफ ये अपने पास में अवकलित वेग समीकरण आ गया। किसका? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का, जबकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो? अलग अलग। अब इसका अपन ये जो इक्वेशन आई है इसका समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए इसका समाकलन करते हैं। तो अपन यहां लिख देंगे समीकरण एक का समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन का सिंबल लगा देंगे अपन dx a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। ये समाकलन का सिंबल अपन ने लगा दिया। नेक्स्ट इसका समाकलन अपन करते हैं तो अपने पास में क्या स्पीशीज बनती है इसकी बात भी कर लेते हैं अपन। इस साइड में देखना, अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो इसके समाकलन dx अपॉन में a माइनस एक्स b माइनस एक्स, इसके इससे अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a1 अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी ln dx अपॉन में a माइनस एक्स b माइनस एक्स। इसके समाकलन करने पर अपने पास में रिजल्ट आएगा 1 अपॉन में a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन में b माइनस एक्स। ये रिजल्ट आएगा। इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं, dt का t प्लस सी हो जाएगा। और c यहां पर क्या है अपने पास में? c है अपने पास में समाकलित वेग समीकरण, समाकलन कांस्टेंट। क्या है? समाकलन कांस्टेंट। तो यहां देखिएगा अगर मैं ये कहूं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में? 0। तो ये अप्लाई अपन इस इक्वेशन में करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में a माइनस बी, देखिएगा ln x की वैल्यू 0 तो क्या बचा? a अपॉन में b इज इक्वल टू kt, t की वैल्यू 0 रखें तो kt क्या हो गया? 0। तो बराबर क्या हो गया? c। अब ये इक्वेशन आ गई, यहां से अपने किसका मान आ गया? c का। c का मान वापस अपन ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन में b माइनस एक्स
इज इक्वल टू के टी प्लस, अब सी की वैल्यू रख लेंगे, क्या ये अपने पास में, इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं अपन, 1 अपॉन में a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन में b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी ln a अपॉन में b। ये अपने पास में इस c की वैल्यू यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन में रखने के बाद में नई इक्वेशन बनी है। अब देखिएगा आगे अपन क्या करते हैं, इस kt को इधर रख लेते हैं, बाकी को उस साइड में भेज देते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, k अपने पास में एक साइड में रह जाता है और दूसरी साइड में अपने पास में आ जाता है 2.303 अपॉन में a माइनस बी टी log b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स। अब ये 2.303 कहां से आया, यहां पर जो ln है, इस ln को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, log में कन्वर्ट कर दिया। तो log में कन्वर्ट करने पर अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपने पास में द्वितीय कोटि समीकरण, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इक्वेशन आ गई अपने पास में। लेकिन ध्यान रखो आगे अपन क्या करते हैं, इसका टी हाफ निकालते हैं। ध्यान रखना टी हाफ होता है अर्धायुकाल। टी हाफ क्या होता है, अर्धायुकाल। और अर्धायुकाल अपन जब किसी द्वितीय कोटि अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता समान नहीं हो, उस कंडीशन में अपन टी हाफ नहीं निकाल लेंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर देखो टी हाफ का मतलब यह होता है कि इस क्रियाकारक का आधा प्रोडक्ट में कंज्यूम होने में जो समय लग रहा है, तो यहां पर दोनों की सांद्रता समान नहीं है कि दोनों समान समय में भी इसमें कन्वर्ट हुए। दोनों की सांद्रता अलग अलग है, तो दोनों आधा कंज्यूम होने में अलग अलग टाइम लेंगे, तो दोनों का एक साथ टी हाफ यहां पर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जब क्रियाकारक की सांद्रता समान नहीं हो, समान हो तब तो अपन निकाल सकते हैं। अगर समान नहीं हो उस कंडीशन में अपन टी हाफ अर्धायुकाल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अपन द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल अगर अपन बात करें तो एस्टर की NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो सोडियम का सोल्ट और एथेनॉल बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर ये जो सोडियम का सोल्ट होता है, ये क्या होता है वास्तव में, ये साबुन होता है, सोप होता है। क्या होता है, साबुन। तो साबुन निर्माण की ये विधि है, इस वजह से इस विधि को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। ठीक है, तो साबुनी क्वेश्चन आता है, मान लो कि साबुनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अपन कह सकते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया मतलब समझे क्या, यहां पर लिख सकते हैं अपन क्या, कि इसका जो वेग होता है dx/dt रेट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो आप लोगों के पास में एस्टर लिखा हुआ है, एथिल एसीटेट और NaOH, इनकी पहली घात के समानुपाती होता है, बराबर होता है, इस वजह से द्वितीय कोटि की होगी। दूसरा एग्जांपल अगर अपन देखते हैं तो H2 और I2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2HI। ये भी फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोजन के संदर्भ में और फर्स्ट ऑर्डर आयोडीन के संदर्भ में टोटल मिलाकर कुल अभिक्रिया कितनी हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सी है, तो प्रथम कोटि की, आयोडीन के संदर्भ में कौन सी है, प्रथम कोटि की, टोटल अभिक्रिया कौन सी है, तो द्वितीय कोटि की। समझ में आ गई। थर्ड एग्जांपल NO2 का डिकम्पोजिशन है। फोर्थ एग्जांपल N2 नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को आपको पता है लाफिंग गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस। NO2 और F2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2NO2F। इसी तरह से NO प्लस ओजोन मिलाकर क्या बनाते हैं, NO2 प्लस O2 Cl2। इस तरह से डिकम्पोज होता है। तो ये अपने पास में 6-7 एग्जांपल हैं जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को बताते हैं, डील करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन जाते हैं अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित कैसे करते हैं, उसकी कुछ मेथड है, उनकी बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा, देखो अब बात करते हैं अपन अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और
अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट की एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अभिक्रिया निर्धारण की विधियां बताइए, तो वो मेथड अपने को बताना है कि किस तरह से अपने को अभिक्रिया की कोटि अपन निर्धारित कर सकते हैं। पहला मेथड है इसमें अर्धायुकाल विधि, हाफ लाइफ टाइम मेथड जिसको बोलते हैं अर्धायुकाल विधि। अर्धायु विधि या अर्धायुकाल विधि, हाफ लाइफ टाइम मेथड, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम मेथड। देखो इस चीज अपन डेरिवेशन करेंगे कैसे, इसका एक फॉर्मूला निकलेगा, वो कैसे आया है उसको अपन पहले समझ लेते हैं। जैसे अपन ने जो रिएक्शन पढ़ी है कौन कौन सी पढ़ी है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अपन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूंगा मैं सबसे पहले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा है, शून्य कोटि अभिक्रिया में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम बात करूंगा मैं सिर्फ, टी हाफ क्या आया था, टी हाफ बराबर k/2 क्या आया था अपने पास, 2 क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है और k क्या है कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट। इस हिसाब से देखें तो अगर ये वैल्यू दोनों कांस्टेंट है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहाँ टी हाफ है वो a के डायरेक्टली क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। एक चीज समझ में आ गई बात। दूसरी बात करता हूं मैं बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसकी बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब टी हाफ अपन ने निकाला था वो टी हाफ आया था 0.693 अपॉन में k, ये आया था। क्या यहाँ पर टी हाफ a पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, इसका मतलब टी हाफ 0.693 क्या आ गया, ये a पर डिपेंड नहीं करता है। सी अपन बात करूंगा मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, कौन सी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखेंगे अपन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अपन देखेंगे कि जब सांद्रता समान हो, इफ कंसंट्रेशन रिमेन सेम, यहां लिखेंगे जब सांद्रता क्या हो समान, जब जो क्रियाकारक ले रहे हैं उनकी सांद्रता समान हो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को अपन दो तरह से कैटेगराइज किया था। पहली बात करेंगे जब सांद्रता समान हो, जब सांद्रता समान होगी उस टाइम पे अपन ने जो टी हाफ निकाली थी वो टी हाफ अपने पास में थी टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में a k, यही था। अब अपने को पता है 1 न्यूमेरिक वैल्यू है और k क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब यहां पर टी हाफ क्या है a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये एक क्या है a सांद्रता है, तो सांद्रता और टी हाफ में ये रिलेशन निकल के आता है। तीसरी बात मैं करूंगा डी की, चलो डी की बाद में बात करेंगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जब सांद्रता क्या हो, क्रिया कारकों की सांद्रता अलग अलग हो, उसकी अलग से बात अपन करेंगे। अब सारी चीज निकल के सामने आती है तो अपने पास एक फॉर्मूला निकलता है अर्धायु विधि का, वो फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि टी हाफ इज इक्वल टू टी हाफ इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में a n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला इन्हीं से जनरेट हुआ है, जो अपन ने ये टी हाफ के रिलेशनशिप की बात की है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, इन्हीं से जनरेट हुआ है। कैसे जनरेट हुआ है देखो, मैं इसको प्रूव करता हूं। सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जीरो ऑर्डर, एन यहां पर ऑर्डर होती है कोटि, तो जीरो ऑर्डर का मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई जीरो, और जब एन की वैल्यू जीरो हो गई तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा ना टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में a 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 वास्तव में क्या है -1 है। अब -1 है तो ये ऊपर जाएगा तो a किसका हो जाएगा प्लस का, तो अपने पास में यहां पर टी हाफ क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a आ रहा है। देखो देखिए जीरो ऑर्डर में अपने पास में टी हाफ क्या आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a, यानी ये चीज प्रूव हो गई। नेक्स्ट बात करता हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये फॉर्मूला मैं प्रूव कर रहा हूं अभी कि ये फॉर्मूला आया क्यों, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी मैं फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं।
टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी अपने पास 1, तो यहां पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो क्या लिखेंगे टी हाफ प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल a की पावर 0, और a की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो अपने पास में क्या आ गया टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, और 1 है इसका मतलब a किसी पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। चलो आगे बात करते हैं, लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। तो अपन ने बात की है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है, टी हाफ जो कंसंट्रेशन है वो उस पर इंडिपेंडेंट है, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर की, यानी फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया में टी हाफ ए पर निर्भर नहीं करता, इस चीज को अपन प्रूव कर चुके। अब यहाँ पर अपन सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर में यहाँ ले लो सेकंड ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर में अपन कह सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी अपने पास में n बराबर 2 होगा, n बराबर 2 में यहां रखूंगा तो 2 माइनस 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 1, तो 1 अपॉन में a, तो टी हाफ क्या होता है 1 अपॉन में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला है, अपने को n की वैल्यू पता हो तो t यहां पर ऑर्डर पता कर सकता है आराम से, है ना, कि n की वैल्यू 0 है तो अपने पास में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। अब देखो, अब जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कौन सी कंडीशन में न्यूमेरिकल आते हैं, अपन ने ये बात कर ली 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए जब सांद्रता समान हो, लेकिन एक कंडीशन अपनी है कि किसी अभिक्रिया के लिए दो अलग अलग प्रारंभिक सांद्रता A1 और A2 हो, तो किसी अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता A1 और A2 हो, तो है ना, वो अलग कंडीशन की बात है, वहां पर अपने को ऑर्डर कैसे निकालते हैं अपन देखिएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन इसकी बात करते हैं अपन अर्धायुगाल विधि में, नेक्स्ट है कि किसी अभिक्रिया के लिए दो अलग अलग प्रारंभिक सांद्रता A1 और A2, तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है T2 अपॉन में T1, ये T2 अपॉन में T1 क्या है, ये हाफ लाइफ टाइम, ये ध्यान रखना, यहां मैंने T हाफ नहीं लिखाया है क्योंकि ये A1 व A2 सांद्रता है ना, A1 व A2, तो A1 के रेस्पेक्ट में T1 और A2 के रेस्पेक्ट में क्या है T2। आप यो भी कह सकते हो कि दो क्रियाकारक जब सांद्रता क्या हो अलग अलग, उस कंडीशन की बात है। अब ध्यान देना यहां T2 इज इक्वल टू A1 है, A2 याद नहीं रख लेना, क्यों, क्योंकि ये चीज अपन पढ़ चुके पहले, क्या कि T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n-1, ये पढ़ा है पहले। तो मान लो यहां पर T हाफ 1 है, तो ये क्या हो जाएगी A1, और यहां पर T हाफ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा A2n-1, यही होना है। अब देखो मैं लिखता हूं T2 अपॉन में T1, तो मैंने लिख दिया T2 अपॉन में T1, T2 में क्या आएगा अपने पास में प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल आउट, तो बराबर का निशान लेते हैं अपन, भाई इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं बराबर के, और यहां पर भी क्या कर सकते हैं बराबर के। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं इनको, तो डिवाइड यहां से करूंगा तो के कैंसिल हो जाएगा, मैंने पहले T2 ऊपर रखा T1 नीचे, तो T2 के लिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन में A2n-1, और T1 के लिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन में A1n-1, तो A1 ऊपर चला गया और ये A2 कहां गया नीचे, इस वजह से A1 ऊपर आया और A2 नीचे आया। चलो अब देखो इसको अपन कैसे यहां से ऑर्डर अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं, ध्यान रखना, अगर यहां पर मैं लॉग लेता हूं, दोनों तरफ मैं लॉग लेता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में ये स्पीशीज इस तरह से बनेगी, लॉग T2 अपॉन में T1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू n-1 log A1 अपॉन में A2। देखो log है ना 2.303 भी है और इधर भी 2.303 है, कैंसिल आउट, समझ में हो गया सही आप लोग। अब मैं क्या करता हूं, मैं n-1 एक साइड में रखता हूं, बाकी वैल्यू इधर दूसरी साइड में भेज देता हूं, तो मैं log इधर किसका है, ये n-1 log A1 अपॉन में A2 है, n-1 log A1 अपॉन में A2 को दूसरी साइड अगर मैं भेजूंगा तो मेरे पास में ये क्या बन जाएगा, देखो ये डिवाइड में जाएगा,
भाई ये इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर log t2 अपॉन में t1 डिवाइडेड बाई log a1 अपॉन में a2। यहां से n बराबर वे 1 जाएगा तो ये इधर माइनस का और इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या बन जाएगा अपने पास में log t2 अपॉन में t1 बटे log a1 अपॉन में a2, यही बना है। अब देखो अपने को पता है जो log में वैल्यू बट्टे में होती है वो माइनस में जाती है, तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस log t2 माइनस log t1 बटे log a1 माइनस log a2। यहां n ऑर्डर है और ये वैल्यू अगर अपने को दो अलग अलग टाइम और कंसंट्रेशन पता हो तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं कोटि निकाल सकते हैं। जैसे अभी पेश है पहला एग्जांपल, ये क्वेश्चन है कि एक अज्ञात अभिक्रिया जिसकी सांद्रता 2.0 m है, मतलब 2m है, पर इसके अर्धायुकाल 30 मिनट है। जब प्रारंभिक सांद्रता को 3m तक बढ़ाते हैं, 3m मतलब 3m सांद्रता तक, तो अर्धायुकाल 40 मिनट हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि की गणना करो। तो देखो ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं। अब अपने पास में पहले तो अपने को ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अभिक्रिया की कोटि की गणना करो, तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के मेथड अपने अभी एक ही पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है वही लगेगा एग्जाम में अपने अपन तक बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि अपन अभी और मेथड पढ़ेंगे और मेथड में क्वेश्चन का लुक अलग होगा, तो वहां पता चल जाएगा अपने को कि ये अर्धायुगाल वाला मेथड नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या है कि प्रारंभिक सांद्रता, तो अपने जो अभी प्रारंभिक सांद्रता में a1 कह दूं और प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है 2m लिखे दो, ठीक है। और सेकंड दूसरी सांद्रता कितनी दे रखी है 3m। प्रारंभिक सांद्रता का अर्धायुकाल क्या है t1 कह दो इसको, अर्धायुकाल को कितना है 30 मिनट। और दूसरी का जब सांद्रता 3m हो तब अर्धायुकाल कितना हो जाता है 40 मिनट। इतना क्वेश्चन में दे रखा है और अपना फॉर्मूला क्या है n इज इक्वल टू 1 प्लस log t2 माइनस log t1 अपॉन में log a1 माइनस log a2। बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 1 प्लस यहां पर क्या है log t2 की वैल्यू रखो कितनी है 40, तो log 40 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है log 30, a1 की वैल्यू कितनी है log 2 और a2 की वैल्यू कितनी है log 3। अब देखना जरा यहां पर मैं इसको 40 को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि log 10 प्लस log 4 ऐसे लिख सकता हूं। 10 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखो ये होता है, यहां पर बता देता हूं मैं कि 40 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 गुणा 4, और जब log में गुणा होता है उसको अपन प्लस में लिखते हैं। log में गुणा को तो किस में लिखते हैं प्लस में, और भाग को किस में लिखते हैं माइनस में। तो यहां log है तो गुणा को अपन ने किस लिख दिया प्लस में, तो log 10 प्लस log 4 हो गए। अब log 4 को मैं ऐसे लिख दूं क्या 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, यही समझा देता हूं मैं पूरा। log 10 प्लस log 2 की पावर 2। अब ध्यान दो log 2 की पावर 2 यानी log अगर अक्ष की पावर n हो अपने पास तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या n log अक्ष, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। जब log अक्ष की पावर n हो तो उस पावर को पहले ले लेते हैं, तो यहां पर भी तो पावर है तो पावर को अपन पहले कहां ले लेंगे यहां 2 log 2, ठीक से कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये लो माइनस log 30। अब log 30 को क्या लिख सकते हैं log 30 अपने पास दे रखा है, तो log 30 को अपन क्या लिख सकते हैं log 30 को अपन लिख सकते हैं log 10 प्लस log 3, वही है 10 गुणा 3, तो 30 और गुणा को अपन log में किस में लिखते हैं प्लस में, ठीक है। तो इसको अपन यहां पर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं log 10 प्लस log 3
अब बट्टे में बिल्कुल आराम से log 2 की वैल्यू अपन कितने जानते हैं 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771। ठीक है, अब देखो यहां से अपन log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये लो 1 प्लस log ये 2 आ गया ऐसा कैसा, और log 2 को अगर log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो यहां लिखूंगा 2 इंटू 0.3010 और 2 को आप 3010 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6020 आ गया, और इसको जोड़ोगे 1 प्लस 0.6020 को तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6020 माइनस, वैसे ही इसको सोल्व कर लें, log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 3 का मान कितना होता है 0.4771 और 0.4771, इसको 1 के साथ में अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1.4771 डिवाइडेड बाई दिस वन, और इसमें अगर माइनस करेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी 0.1761। ये वैल्यू किसकी आ रही है, देखो ध्यान रखना यहां पर 1 प्लस साथ में 1 प्लस ये साथ में बराबर किसके बराबर है n के बराबर। अब यहां से अपन इनको सोल्व करेंगे तो देखो ये प्लस और माइनस किसका हो जाएगा माइनस का, और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में 1.6020 से माइनस करेंगे अपन 1.4771 तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 0.1250, और नीचे कितना है माइनस 0.1761, तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 0.71, और एक में से 0.71 अगर अपन माइनस कर रहे हैं तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 0.29। अब इस बात को भी पकड़ना है अपने को, जब 0.29 आंसर आ रहा है आपके पास, जस्ट ए मिनट, इस स्टेप से मैं वापस बता देता हूं ताकि बोर्ड पर ऊपर की तरफ नीचे हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो आपका। log 10 की वैल्यू अपने पास में कितनी होती है 1 प्लस और 2 log 2, तो इसको मैं से लिखूंगा 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अभी पढ़ गए अपन, माइनस log 10 की वैल्यू वापस 1 होती है और log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, ये डिवाइड होकर आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपन नीचे क्या है 0.3010 माइनस 0.4771, 1 प्लस तो चल ही रहा है यहाँ पर, 1 प्लस किसके बराबर n के बराबर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी 1 प्लस। अब देखो 2 को अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, अच्छा इससे पहले थोड़ा ध्यान रखो 1 प्लस ये 1 प्लस भी रहेगा, ये 1 प्लस कौन सा है 10 की वैल्यू जो 1 आई है उसका, ठीक है 1 प्लस 2, तो अब देखो 1 प्लस इसको अपन मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 0.6020